आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। जो नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे तो गॉस लॉ पढ़ाना था, बट एचसीवी के पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो पहले पोटेंशियल वाला टॉपिक कर लेते हैं ताकि पहला चैप्टर कंप्लीट कर पाओ। दो टॉपिक्स इसमें लोगे आप, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस करेंगे और साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिस्कस करेंगे। दोनों का कंसेप्ट सिमिलर है। रिकॉल करो आप वर्क एनर्जी पावर में जो वर्क वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था ना, एक कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी और एक नॉन कंजर्वेटिव। तो जो भी हमारे कंजर्वेटिव फोर्स थे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई थी। मेनली दो प्रॉपर्टीज आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बोलते हो। उसमें से एक प्रॉपर्टी ये कहते हो कि इनका जो वर्क डन होता है वो हमेशा पाथ के इंडिपेंडेंट मिलेगा आपको, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कोई भी पाथ फॉलो कर ले, सेम वर्क आता है इनका। और दूसरा एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी क्लोज पाथ के लिए अगर आप वर्क निकालते हो, इसमें वर्क फॉर द एनी क्लोज पाथ, तो ये भी हमारे लिए इक्वल टू 0 बनता था कंजर्वेटिव फोर्सेस में। ये दो कैरेक्टरिस्टिक। वहां पर ये भी डिस्कस हुआ था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव था। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे लिए पढ़ते हो आप, कैपिटल G इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जिसको ऑलरेडी हम ये कह चुके हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और इसी के सिमिलरली ही आपका कूलम्ब्स लॉ भी चल रहा है। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट कूलम्ब्स लॉ का है, खाली सिंबल्स का डिफरेंस है। एग्जैक्टली सेम फॉर्म, यानी कैपिटल K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर करते हो तो आप ये कूलम्ब, ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ते हो आप। सिमिलरिटी होने की वजह से हम ये कहते हैं कि जब ये कंजर्वेटिव फोर्स बन रहा होगा तो सिमिलर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये वाली फोर्स भी हमारे लिए कंजर्वेटिव होगी। यानी जो भी फोर्स स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगेगी वो भी बाय नेचर कंजर्वेटिव है, और जो फोर्सेस मासेस के बीच में लग रहे हैं वो भी हमारे कंजर्वेटिव है। दोनों में सिमिलरिटीज है। और अगर ये कंजर्वेटिव है तो ये भी इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। और साथ में एक और चीज था कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड आप पोटेंशियल एनर्जी वर्ड डिफाइन करते हुए, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। किसी को याद है आपका क्या रिलेशन चलता है? किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का जो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन है जो वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस किया गया। किसी को कुछ बताओगे आप क्या था रिलेशन इनके वर्क डन में? यानी वर्क बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स अगर निकालते हो आप, अमाउंट ऑफ वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ माइनस टाइम्स और F is minus वर्क डन du बाय by dr. कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स चेंज ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी माइनस du by dr। हाँ, नहीं वो तो फोर्स निकालने के लिए ये बेसिक पॉइंट है, दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो चाहे ग्रेविटेशन का कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे वो स्टैटिक चार्जेस के बीच का कंजर्वेटिव फोर्स हो, या स्प्रिंग वाला कंजर्वेटिव फोर्स हो, सबके लिए एक कॉमन रूल है दैट वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब चेंज इन वर्क नहीं होता, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब अमाउंट ऑफ वर्क। बट इधर में जो डेल्टा है वो चेंज को इंडिकेट करता है। वर्क के आगे जो डेल्टा है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है ओवर एंड डिस्प्लेसमेंट। इधर वाला जो डेल्टा पी आप कह रहे हो ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता है, माइनस टाइम्स। तो यही रिलेशन जनरलाइज है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर जनरलाइज है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए भी यही रिलेशन काम करेगा। और इसी को बेस बना करके आज का पूरा लेक्चर आप पढ़ोगे यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एक्स, दैट ये कह सकते हो कि वर्क डन by the electrical force, work done by the electrical force between the two static charges। मैं बार बार स्टैटिक चार्जेस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर पे जाओगे तो आपको एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने को मिलेगी। अभी जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में मिलती है, उसको हम लोग नाम देते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। और तब उस टाइम पर आपसे ये कहा जाएगा कि वो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आती है वो कंजर्वेटिव नहीं होती। मतलब फोर्स अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पे लग रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो कंजर्वेटिव हो। उसके लिए पहली मैंडेटरी कंडीशन ये है कि वो फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक चार्जेस रहा। मतलब इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसका आंसर ये होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
if the electric field is created by the static charges, then it is conservative. And if the electric field is created by change of magnetic flux, वो electromagnetic induction Faraday's law में पढ़ोगे, then this is non-conservative electric field. तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. बार बार इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये स्टैटिक चार्जेस वाला पढ़ रहे हो, तो जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है तब तक तो ये कंजर्वेटिव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आकर के हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे. इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम ये कह रहे हैं कि जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वर्क डन बाय द कूलम्बिक फोर्स कह लीजिए, that is equal to minus of change in potential energy. इसको कैपिटल E से डिनोट कर रहे हैं, which is electrical force between the two static charges minus times change of potential energy. यही रिजल्ट यहाँ पर फॉलो करेंगे आज. और जो वर्क डन है इसी को अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे, डेल्टा के फॉर्म में लिखें, अगर वर्क डन की बात करेंगे तो ये हम लिखते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ये लिखोगे चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू E. और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डॉट डिस्प्लेसमेंट आप dr भी लगाओगे यहाँ पर, डॉट dr QE डॉट dr वर्क डन एंड माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को हम ये लिखेंगे माइनस. अगर डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ डेल्टा लगाओगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर डी लिख लेना. दोनों ही ऑप्शंस होते हैं. तो अगर हम इसी डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं तो QE डॉट डेल्टा R जो डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी चार्ज पार्टिकल Q का जो किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E में रखा होगा. मतलब यहाँ पर जो कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो ये बाय अदर स्टैटिक चार्जेस होगा. और जो कैपिटल Q आप देख रहे हो ये वो चार्ज है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा होगा. तो एक चार्ज जो मोशन में है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और बाकी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अदर चार्जेस आपके स्टैटिक होने चाहिए, वो मोशन में नहीं होने चाहिए. लेकिन अगर दो चार्जेस हैं तो उसमें से एक मूव करे और एक स्टेशनरी रहे, तब के लिए ये रिजल्ट काम करेगा. तो स्मॉल q वो चार्ज कंसिडर कर रहे हैं जो मूव करेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. ये E डॉट डेल्टा R जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के अलावा बाकी के जितने भी चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट डेल्टा R माइनस ऑफ डेल्टा P को आप ये लिख सकते हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. इस स्मॉल q को राइट साइड पर ले आकर डिवाइड कर दे अगर, तो ये चीज कुछ ऐसे बन जाएगी E डॉट डेल्टा R इक्वल्स टू माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय स्मॉल q माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय स्मॉल q. और यहाँ पर ना एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे अब, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय स्मॉल q या फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय स्मॉल q. इसको एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस करेंगे which means की पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज q which is पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कह सकते हो. इसको ही आप डिफाइन करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिनोट करेंगे कैपिटल V से. दैट मींस पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूज ना करना आप. पोटेंशियल एनर्जी ही है बट स्पेसिफिक केस में है. पोटेंशियल एनर्जी जब आप पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करते हो तो उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल दीजिए, अदरवाइज वो नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी हुआ. तो कैपिटल V which is defined as electrostatic potential is equal to potential energy per unit charge small q at any point inside the electric field. और ये पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? जो चार्ज मोशन में है उसकी वजह से होगा या जो बाकी के स्टैटिक चार्जेस हैं उनकी वजह से होगा ये. तो दिस इज पोटेंशियल बाय स्मॉल q वाला चार्ज तो हमारा मोशन में है, बाय जो रिमेनिंग चार्जेस है जो स्टैटिक मोड में है. यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको पोटेंशियल की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो आप पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो. अगर कहीं पर भी पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो उसमें से चार्ज मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, नाउ यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट.
तो इसी रिलेशन को ना, ये जो रिलेशन है इसको हम डिफरेंट फॉर्म में फिर अब ऐसे लिखेंगे, E डॉट डेल्टा आर इज माइनस टाइम्स U फाइनल बाय Q को हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल, U इनिशियल बाय Q को लिखोगे आप इनिशियल पोटेंशियल। दैट मींस यही रिलेशन आपके लिए फिर ऐसे बन जाता है, E डॉट डेल्टा आर इज माइनस टाइम्स, इसको आप चेंज ऑफ पोटेंशियल डेल्टा V डिनोट कर दे, ये भी एक रिलेशन बन गया। और इसी को अगर आप कैलकुलस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैलकुलस के फॉर्म में ये रिलेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, dv इक्वल टू माइनस, इस माइनस को लेफ्ट साइड ले जाओ और इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर डी आर, सॉरी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक की डेफिनेशंस क्लियर है? Yes, sir. डेफिनेशंस है ना, दो डेफिनेशंस पैरेलल चल रही हैं बच्चा, इसका ध्यान रखना, दोनों टॉपिक पैरेलल में चल रहे हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल निकाल लेंगे तो चार्ज मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो, या फिर यूं कह लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी अगर पता है तो चार्ज को डिवाइड कर देंगे, उससे पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो रिलेशन है ना आपका, ये dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ e डॉट dr, इसको ऑब्वियसली इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ऑब्वियसली ये इंटीग्रेट होगा। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम लिखेंगे यार। एक्चुअली मैं इस माइनस साइन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज इसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन रहती है। तो इस माइनस को रिमूव करने का तरीका क्या है, इसमें हम लिमिट्स जो लगाएंगे वो ये लगाएंगे, अगर आप दोनों तरफ की लिमिट्स पुट करते हो तो यहाँ पर आप रखोगे इनिशियल वैल्यू r की इनिशियल वैल्यू, इस तरफ r की फाइनल वैल्यू, और यहाँ पर जब लिमिट्स लगाओगे तो यहाँ पर आप इनिशियल पोटेंशियल और इधर की तरफ फाइनल पोटेंशियल vf। तो इस माइनस को हम इस तरफ ला सकते हैं, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर जब dv इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, फिर ये माइनस को आप इस तरफ लेके जाओ, और जब इस माइनस साइन को आप इस तरफ लेकर के चले जाओगे तो यही रिलेशन हमारे लिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट I टू द फाइनल पॉइंट F। अब इस पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ इसी रिलेशन को फॉलो करेंगे, पूरे चैप्टर में। इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन I टू द फाइनल पोजीशन F। और इसमें वो वाली कैरेक्टरिस्टिक भी लगाओगे आप, इनिशियल से फाइनल तक के लिए कोई भी पाथ चूज कर सकते हो, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपको ये बताया नहीं जाएगा कि आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट से बाद वाले पॉइंट तक कौन सी ट्रेजेक्टरी फॉलो करनी है। ट्रेजेक्टरी की चॉइस हमारी होगी, जो सबसे सिंपल ट्रेजेक्टरी होगी वो हम फॉलो कर लेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले आपको ये पोटेंशियल निकालना सिखाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाएंगे, दोनों में काम करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के और टिल कैपेसिटर, यहां से और टिल कैपेसिटर, जहां पर भी आपको पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आप सिर्फ इस रिलेशन के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ऑलरेडी हम कई सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर चुके हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिराइव कर चुके हो तो एक स्टेप और आगे चलना है, इंटीग्रेट करना है, एंड पोटेंशियल की वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, क्योंकि बुक्स में अगर आप जाओगे ना तो बुक्स में ये माइनस के साइन यूज करते हैं, मैं माइनस नहीं, मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट लगाता हूँ। है सेम ही चीज, एक ही चीज है, बट थोड़ा सा ये हमें रिलेटिवली आसान पड़ता है। इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, और आप इसको कोई भी पाथ चूज करें जो आपको कन्वीनियंट लगे, एनी पाथ। अब इसकी एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप डिराइव करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय द पॉइंट चार्ज, फर्स्ट केस। तो अगर मैं पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज की डेरिवेशन करना चाहूं, हालांकि ऑलरेडी आपको पता होगा रिजल्ट, फिर भी जस्ट इस रिजल्ट को समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज निकालें अगर, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबको पता है, कैपिटल Q अगर एक चार्ज लेते हो आप तो पता है इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर राइट साइड डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
ऑलरेडी कैलकुलेटेड है kq/r²। और अब आपको अगर यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है एट दिस पॉइंट की, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है इसको अपना इनिशियल पॉइंट मान लीजिए और फाइनल पॉइंट आप इन्फिनिटी पर मान लो एज ए रेफरेंस वैल्यू। इन्फिनिटी को अपना फाइनल पॉइंट मानते हैं और हम सबको पता है कि इन्फिनिटी पर बाय रेफरेंस हम ये मानते हैं कि पोटेंशियल एट द इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0 वैल्यू। ये एज्यूम कर दो आप कन्वेंशन में। तो इनिशियल पॉइंट जो r डिस्टेंस पर है, यहाँ का पोटेंशियल मतलब v इनिशियल, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल v जो कि r डिस्टेंस पे है, माइनस फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी यानी कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू इंटीग्रल के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे kq/r² इनटू dr और लिमिट रखेंगे स्टार्टिंग वाले पॉइंट r से लेकर के एंड फाइनल पॉइंट अप टू द इन्फिनिटी तक। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसका आंसर निकालो क्या बनेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में पोटेंशियल एट r डिस्टेंस की वैल्यू बनेगी पोटेंशियल एट द इन्फिनिटी वैल्यू, और इसको जब पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r। और क्योंकि ज्यादातर केसेस में आप ये मान लेते हो कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होगा, मैक्सिमम केसेस में इसको रेफरेंस के लिए 0 मान लिया जाता है, तो अब जाकर के आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एट r डिस्टेंस की वैल्यू बन जाएगी Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है, यहाँ तक बताओ Yes, sir. क्लियर है। पहला रिजल्ट पोटेंशियल बाय अ पॉइंट चार्ज एट स्मॉल r डिस्टेंस इज इक्वल टू Q बाय स्मॉल r, अगर ये मान लिया जाए कि इन्फिनिटी पर 0 है तो। यस सर। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पर माइनस Q चार्ज रहा होता तो इसका थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, बीच में ये डॉट वाला कंसेप्ट भूल जाते हो, ये डॉट प्रोडक्ट वाले की वजह से गड़बड़ हो जाती है। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, और अगर हम इनिशियल पॉइंट से टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट जा रहे हैं, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट, तो ये डायरेक्शन हमारे लिए dr की है, यानी ई वेक्टर और dr वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है। आप खुद सोच के देखो, अगर यहाँ पर माइनस Q चार्ज लिया गया होता, नेगेटिव का चार्ज रखते आप, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड मिलने की बजाय लेफ्ट साइड मिल रही होती। और डॉट प्रोडक्ट्स जब एक्सपेंड करते हो आप a डॉट b, तो ऑब्वियसली इसमें a इंटू b के साथ एक और टर्म लिखते हो cos ऑफ थीटा का। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट रही होती, dr की डायरेक्शन राइट होती। डॉट प्रोडक्ट जब एक्सपेंड करते तो cos 180 का भी टर्म आता, यानी कि यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म भी आ रहा होता, यानी तब हमारा जो आंसर बनता वो ये बनता है कि पोटेंशियल एट r इक्वल्स टू पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, और यहाँ प्लस की जगह आपका माइनस साइन बन रहा होता। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करें तो आप कैपिटल Q को विद साइन रख दीजिएगा, मतलब बार बार डिफरेंट फॉर्मूले नहीं बनाएंगे, फॉर्मूला एक ही रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालना है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालना होगा तो फिर Q की वैल्यू को माइनस में रख देंगे, तो सेम फॉर्मूला वर्क करता रहेगा। प्लस के लिए अलग फॉर्मूला और माइनस के लिए अलग फॉर्मूला नहीं निकालोगे। तो जब तक हमें कुछ और नहीं कहा जाएगा ना प्रॉब्लम्स में यार, तो हम ये मान के चलेंगे कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है, अनलेस क्वेश्चन में जबरदस्ती कुछ ना कहा जाए। बाय डिफॉल्ट ये मान लेना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, और तब हमारे लिए पोटेंशियल का सिंपल एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, इट इज Q डिवाइडेड बाय r। साथ में ये भी ध्यान रखना कि पोटेंशियल इज आल्सो डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास प्लस Q चार्ज है और हम ये कह रहे हैं कि इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू, इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू Q बाई स्मॉल r है, जो कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पर कोई Q चार्ज रखते हैं तो आप ये कह सकते हो कि इस Q चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, क्योंकि ये KQ बाई r पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, तो अगर हमने Q अमाउंट का चार्ज रखा होगा तो Q और मल्टीप्लाई कर लेंगे उसमें, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला बन जाएगा Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r। बट क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में ये भी कहा गया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल पार्टिकल की कभी डिफाइन नहीं होती है। इवन जैसे आप ग्रेविटी के केस में भी पढ़ते हो तो ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम की होती है,
स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल प्लस स्प्रिंग सिस्टम की होती है, तो वैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आप पढ़ रहे हो वो किसी इंडिविजुअल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ये कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के सिस्टम की। कैपिटल के कैपिटल क्यू मतलब Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। और इसमें भी ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी को भी जब कैलकुलेट कर रहे होंगे, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो आपको जो भी चार्जेस पुट करने पड़ेंगे वो विद साइन रखने पड़ेंगे यहाँ। मतलब अगर मैं यहाँ माइनस क्यू लाता तो यहाँ माइनस के साथ रखते, यहाँ माइनस क्यू होता तो ये भी माइनस में रखते। कुल मिलाकर के इसकी पूरी एक्सप्रेशन को जब भी न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे तो चार्जेस को विद साइन रखेंगे इसमें। तो दो रिजल्ट्स पैरेलल में चल रहे हैं यहाँ पर, एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, और दो पॉइंट चार्जेस अगर आर डिस्टेंस के बीच में है तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैपिटल के सॉरी स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. No, sir. याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। ऑब्वियसली इसमें अगर आप मल्टीपल पॉइंट चार्जेस लेते हो, जहां पर कहते हो कि कई सारे पॉइंट चार्जेस है, तो सबकी पोटेंशियल्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्विकली आपको आंसर देना है यार, अगर एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर ले और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर ले, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था हम लोगों ने, दोनों तरफ ए डिस्टेंस पर हमने चार्जेस लिए, तो वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट चूज करते हैं तो पोटेंशियल की क्या वैल्यू बनेगी, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो दोनों चार्जेस के अलग अलग पोटेंशियल्स फाइंड कर ले। स्केलर क्वांटिटी है, सो कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है यहाँ पर, ये चार्ज और ये चार्ज मिला रहे स्केलर क्वांटिटी है, तो कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल और इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड करना है विदाउट एनी डायरेक्शंस। आंसर क्या बनेगा अगर यहाँ पर पोटेंशियल हम निकालते हैं एट पॉइंट 0, y, तो इस वाले चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना ही पोटेंशियल इधर वाले चार्ज का आएगा, सिंपली इसको आप 2 टाइम्स कर लीजिए, डायरेक्टली पोटेंशियल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ कैसा होगा क्विकली, ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं बट इनको भी इंपॉर्टेंट, क्विकली बताना पोटेंशियल वर्सेस वाई में ग्राफ कैसा होगा। y इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन पर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2k कैपिटल क्यू बाई a का एक पोटेंशियल आ जाएगा, और जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी चाहे पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर, बिकॉज y स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल ग्राफ होगा, y पॉजिटिव रखो चाहे y नेगेटिव रखो दोनों के लिए सिमिलर ग्राफ आएंगे, और y जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल y इन्फिनिटी पर 0 की तरफ चलता जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा ये। एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालो आप, इसी सिस्टम की पोटेंशियल एट द पॉइंट x, 0 निकालना होता तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। पता है बच्चे थोड़ा सा फास्ट करें इस टॉपिक को ना, क्योंकि इसमें मेरा अपना ये मानना है कि बहुत कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, और रिपीट कर रहे हो आप लोग तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर क्या लिखोगे, ये x, 0 वाले पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज की पोटेंशियल क्या रखेंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी रखोगे? x minus a X minus. चार्ज से डिस्टेंस लेंगे तो ये x माइनस a बनेगा, प्लस दूसरे वाले चार्ज के साथ रखेंगे तो ये k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय वहां से उसका डिस्टेंस x प्लस a हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये और ये x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा, इससे आप निकाल सकते हो पोटेंशियल। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर x एक्सिस पर ग्राफ प्लॉट करना चाहें, बताएं बच्चे, पोटेंशियल और x के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा?
इसमें भी वैसा ही कुछ कंसेप्ट लगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया था, सिमिलर टाइप का कंसेप्ट होगा। बिकॉज अगर पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज KQ बाई R है, तो जैसे ही R की वैल्यू 0 को टेंड कर रही होगी, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही होगी, और R की वैल्यू जब इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 को टेंड करेगी। मतलब कि जिस पॉइंट पर आप चार्ज को रख रहे हो, यहाँ पर अगर मैं इसके बिल्कुल राइट साइड पर या बिल्कुल लेफ्ट साइड पर पोटेंशियल देखूंगा, जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड पर, तो इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यूज इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो अगर Q पॉजिटिव रखेंगे तो V भी पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स इसके राइट साइड पर भी पॉजिटिव इनफाइनाइट पोटेंशियल और इसकी लेफ्ट साइड पर भी पॉजिटिव इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो जब x इक्वल टू a वाला कंसेप्ट आएगा, x इक्वल टू a वाला पॉइंट, तो उसके राइट और उसके लेफ्ट दोनों तरफ पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी दिखाएंगे, और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर के पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करके 0 की तरफ चली जाएगी। ओरिजिन पर आकर के पोटेंशियल की वैल्यू 2k कैपिटल Q बाई A होगी, बिकॉज y 0 रखेंगे या x 0 रखेंगे, x को भी 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी एट दिस ओरिजिन पॉइंट k Q बाई A इसकी वजह से और k Q बाई A इसकी वजह से। तो x इक्वल टू 0 पर कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, यानी इन्फिनिटी से हम वापस यहाँ तक आएंगे। दूसरे साइड वाले चार्ज की तरफ जब जाओगे आप, इधर वाले चार्ज की तरफ, तो इसके भी स्लाइटली राइट और स्लाइटली लेफ्ट पर इनफाइनाइट पोटेंशियल्स, तो ये वैल्यू वापस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी और फिर से पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज दिया गया यहाँ पर, और दूसरी तरफ फिर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से टुवर्ड 0। ये वैल्यू 2k कैपिटल Q अपॉन स्मॉल a। ठीक है ये चीज। Yes, sir. सर x इक्वल्स टू 0 पे Zero. ये 0 आएगा। इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा रिजल्ट। देखो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि जब आप पोटेंशियल पुट करोगे ना, तो KQ अपॉन डिस्टेंस यानी इसका मॉड पुट करेंगे। ये x मोर देन a के लिए है। KQ बाई R में R इज द डिस्टेंस, मैंने कहा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर कोई। तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करें, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो आपने x, 0 लिया है वो चार्ज के राइट साइड का पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता, मतलब अपना x, 0 यहाँ पर लेता, तो मैं x माइनस a नहीं लिखता, तो मैं डिस्टेंस के लिए पुट करता है a माइनस स्मॉल x। तो आप इससे मत देखो। थोड़ा अपना नॉर्मल ब्रेन भी लगा दो आप कि यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल और इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल ऐड कर देंगे। हो गया, नोट करें इसको। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यानी इसमें इन्फिनिटी के अलावा और कहीं पर पोटेंशियल 0 है एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन दोनों ग्राफ्स में इन्फिनिटी के अलावा क्या और भी कोई पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 आएगी? No, sir. नहीं आ रही। अब दोनों ही ग्राफ देख लो, इन्फिनिटी पे ही 0 आएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है, उसके अलावा सब जगह पर नॉन जीरो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा आपको। बहुत फास्ट इसको भी करेंगे। लाइक अगर दो चार्जेस प्लस और माइनस के लेते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू के चार्ज हो, एक को आप माइनस a,0 पॉइंट पर प्लेस करो और एक को प्लस a,0 पॉइंट पर रखें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत फास्ट बताना है, पोटेंशियल और y के बीच में कैसा ग्राफ दिखाओगे, एंड देन पोटेंशियल और x के बीच में कैसा ग्राफ होगा। ट्राई करके बताओ बच्चों जल्दी से। y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट चूज करे तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 0. बिकॉज KQ बाई R में Q को विद साइन भी रखना है आपको। तो जब विद साइन रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है,
तो दोनों तरफ स्मॉल r की वैल्यू सेम है, q की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, एक में यहाँ पॉजिटिव आएगा, एक में यहाँ नेगेटिव आएगा, ऐड करेंगे तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी 0। तो चाहे आप y की कोई भी वैल्यू चूज करोगे, पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिल रही। तो y की किसी भी वैल्यू के लिए अगर पोटेंशियल 0 मिलना है तो इसका मतलब इसका ग्राफ सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, बिकॉज एनी वैल्यू ऑफ y पोटेंशियल इज 0। सिंपल, y एक्सिस पर एक लाइन बन जाएगी वो। और अगर x के साथ ग्राफ प्लॉट करना चाहे, इसका पोटेंशियल और x के बीच में ग्राफ लिख, तो फिर से वो कंसेप्ट आएगा, जहां पर चार्ज प्लेस किया होगा वहां पर इनफाइनाइट पोटेंशियल दिखाना होगा, यहाँ पर भी इनफाइनाइट पोटेंशियल दिखाना होगा, यानी कि a वाले पॉइंट पर इन्फिनिटी और माइनस a वाले पॉइंट पर इन्फिनिटी। बट a वाले पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से q के नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस में, तो यहाँ पर हम नेगेटिव इन्फिनिटी दिखाएंगे। और माइनस a,0 पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी दिखाएंगे। और y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, तो इवन ओरिजिन पॉइंट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलेगी, इधर भी पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी एट दिस ओरिजिन पॉइंट पोटेंशियल विल बी 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, 0, माइनस इन्फिनिटी, इनको रफली आप ज्वाइन करोगे तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा पोटेंशियल का। और इधर माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जाएंगे और इस तरफ प्लस इन्फिनिटी से वापस 0 की तरफ आएंगे। लिखिए ऐसे, यस सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो रही है? बताओ, कोई दिक्कत है तो आगे बढ़े और एग्जांपल्स लें इस तरीके के। बढ़े आगे? हाँ सर। Yes, sir. बोल दो भाई। अनइक्वल चार्जेस का एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमने प्लस 4q चार्ज पुट किया है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हमने माइनस q चार्ज पुट किया है। कोऑर्डिनेट्स माइनस a,0 एंड प्लस a,0। और आप किसी जनरल पॉइंट x, y पर पोटेंशियल निकालना चाहते हो, एट एनी जनरल पॉइंट x, y, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट ले ले। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये डिस्टेंसेस निकाली जा सकती हैं। प्लस 4q और x, y के बीच का डिस्टेंस r1 आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स से। माइनस q और इस x, y के बीच में भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स r2। एंड देन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विच इज x, y इक्वल टू k प्लस 4q चार्ज अपॉन ये डिस्टेंस। लिख सकते हैं इसको रूट ऑफ x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और इधर माइनस q वाले चार्ज के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस k टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द माइनस q चार्ज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, प्लस y स्क्वायर। पोटेंशियल तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में पोटेंशियल निकालना ज्यादा आसान है। ना कोई डायरेक्शन देखना है, ना कंपोनेंट्स करने हैं, सीधा फॉर्मूला लगाना है, चार्ज को साइन के साथ रखना है, डिस्टेंस कोऑर्डिनेट से निकल जाते हैं और सिंपली पोटेंशियल एट x, y आ जाएगा यहाँ पर। अब आप जरा ये फाइंड आउट करो, इस xy प्लेन में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिल रही होगी। मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0। ट्राई करके बताओ क्या बन रहा है। XY प्लेन में कई सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको जहां पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलेगी। उन पॉइंट्स का लोकस इसी एक्सप्रेशन से निकाल के बताओ क्या बनेगी।
मतलब पोटेंशियल एट एक्स कोमा वाई, ये टर्म जीरो आ जाए, इसको जीरो लाने के लिए एक्स और वाई में किस टाइप की इक्वेशन बनेगी? बनेगा कुछ या नहीं बनेगा भाई? सर सर्कल होगा एक। क्या इक्वेशन बन रही है? जीरो पोटेंशियल करके v इक्वल टू जीरो करेंगे तो x और y में क्या रिलेशन बना? मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, सिंप्लीफाई करो, सर्किल तो बना बट उसका क्या रेडियस बना वगैरह सब, ये सब भी तो है ना चीजें। सेंटर कहाँ बनेगा, ये सब निकालने के लिए इसको जीरो करके सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। सर 15x² + 15y² + 15a² इसको जीरो किया तो रिजल्ट क्या बता रहे हो आप? 15x² + 15y² हाँ + 15a² हाँ + 34xa = 0। प्लस 34x और प्लस 15a² बोला ना आपने? यस सर। 15x² + 15y² + 34ax + 15a²। तो 15 से डिवाइड ही कर ले, ज्यादा अच्छा होगा। 34/15 यानी इक्वल टू 0। सर्किल हुआ कोनिक सेक्शंस के हिसाब से। ये जनरल इक्वेशन अगर कर्व की देखो तो ये सर्किल की इक्वेशन बनी, और दैट मींस जीरो पॉइंट्स के मतलब जीरो पोटेंशियल के जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक सर्किल के ऊपर है। सेंटर ऑफ दिस सर्किल अगर निकालना हो, रेडियस ऑफ द सर्किल निकालना हो, तो कोनिक सेक्शंस की जनरल इक्वेशन के हिसाब से ये जो सर्किल बन रहा है इसका सेंटर कहाँ पर है और इसका रेडियस r कितना है? -17a/15, 0। सेंटर की लोकेशन बता रहे हो आप -17a/15, 0। सही है ये चीज, सेंटर यहाँ पर होगा सर्किल का। यस रेडियस ऑफ दिस सर्किल सर इसका स्क्वायर -a² का होल अंडर रूट। Yes, sir. अरे भाई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होती है ax² + by² + 2gx + 2fy, जो सर रेडियस से भी निकाल सकते हैं, √g² + f² - c, वो जो हाँ 2g बनता वही बोल रहा Yes. हूँ, √g² + f² - c, जो बेसिक इक्वेशन कोनिक सेक्शंस की आप पढ़ते हो, एक जनरलाइज इक्वेशन जहां से आप पता लगाते हो कि ये सर्किल बनेगा कि एलिप्स बनेगा कि पैराबोला बनेगा, वो सब आइडेंटिफाई नहीं करते हैं उसमें। सर 8a/√15। √15 तो नहीं आएगा, 8a/15। 8a/15। रूट नहीं आएगा, रेडियस 15। सही है आंसर? आप श्योर हो कि यही आंसर आएगा, 8a/15 ही आएगा? यस सर। यस सर। ठीक है। तो पहले जनरलाइज फॉर्म पे निकाला, उसके बाद जहां पर जीरो पोटेंशियल चाहिए उसके लिए क्या किया, पोटेंशियल के जनरल एक्सप्रेशन को जीरो किया, एक्स और वाई के बीच जो रिलेशन आई कोनिक सेक्शंस की जनरलाइज इक्वेशन से कंफर्म करेंगे कि ये सर्किल बनेगा। सेंटर निकालने का उसका फॉर्मूला होता है, रेडियस निकालने का भी फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसको इस डायग्राम पर दिखाना चाहूं तो इसका मतलब ये सर्किल कहां पर बनेगा, देखो आप
इस डायग्राम में अगर इस सर्किल को दिखाना चाहो आप, तो सेंटर आपने कहा है -17a,15, मतलब ये क्या माइनस क्यू चार्ज की लेफ्ट साइड पर नहीं हो गया -17a/15? यस सर। यानी यहाँ कहीं पर कोई सेंटर बनेगा -17a/15, यहाँ पर सर्किल का सेंटर पॉइंट आएगा, रेडियस 8a/15 है। ठीक है जी, मतलब सेंटर से 8a/15 वो यहाँ कहीं पर होगा। दैट मीन्स यहाँ कोई एक पॉइंट आएगा, यहाँ से एक सर्किल पास होगा। तो एक सर्किल ड्रॉ करो आप कुछ इस तरीके से, और ये वो सर्किल है। अगर आपके ये आंसर सही है तो मैं आंसर पे, मुझे पता नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया इसको। अगर ये आंसर सही है तो सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, सेंटर एट द पॉइंट -17a/15, 0, और रेडियस अगर उसका 8a/15 है, मतलब सेंटर से अगर हम 8a/15 डिस्टेंस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिलेगा जहां से कट कर रहे हैं इसको? -17a/15 अगर सेंटर है और प्लस इसमें रेडियस ऐड कर दे विच इज 8a/15, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर कट कर रहे हैं, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ रही है, -a/15 9 आएगा, -9a/15 आएगा ये। यस और इधर वाला पॉइंट, इधर एक पॉइंट होगा ये, तो सेंटर से आप रेडियस के बराबर इधर चले जाओ, 25a/15 और उसमें से रेडियस -25a/15 तो -25a/15 हाँ, मतलब कि ये वाला पॉइंट बन जाएगा -5a/3, 0। 25/15 को ऐसे लिख सकते हैं, -5a/3, 0। मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पोटेंशियल 0 हो रहा है। एक यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो रही है, और एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक और पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो रही है। और एक्स एक्सिस के अलावा बाकी भी जगहों पर पोटेंशियल 0 है। इस सर्किल पर कोई भी पॉइंट चूज करोगे, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल पोटेंशियल इक्वल टू 0, कहीं पर भी चूज करें, ये वो सर्किल है जिसकी इक्वेशन ये बन रही होगी, x² + y² + 34ax/15 + a²। तो x और y के ऐसी कोई भी कोऑर्डिनेट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, नेचुरली वो इस सर्किल के ऊपर होंगे, और एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल विल हैव अ पोटेंशियल v = 0। ऐसे को एक नाम भी देते हो आप, ऐसा लोकस जिसके सारे पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल चल रहा है, इसको स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता है आगे, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सर। राइट। ये इक्विपोटेंशियल है, दैट इज अ सर्किल ऑफ इक्वल पोटेंशियल, पोटेंशियल एवरीवेयर इज इक्वल टू v = 0। अब इस बेसिस पर यहाँ पर अगर कहा जाए कि पोटेंशियल और x के बीच में किस तरीके का ग्राफ बनेगा, या इसके क्वेश्चन पूछने के तरीके और भी हो सकते हैं। अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल लूं, सुनना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्मॉल q ले और उसको -5a/3 पॉइंट से, मतलब एक चार्ज हमने स्मॉल q लिया, उसको -5a/3 इस पॉइंट से स्टार्ट करें, और किसी भी रैंडम पाथ से होता हुआ आप -9a/15 पे आ जाओ। मतलब एक चार्ज q ले और वो किसी भी रैंडम ट्रेजेक्टरी से होता हुआ, किसी भी रैंडम पाथ से होता हुआ वापस इस पॉइंट पर आ गया, कितना वर्क किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने? 0 वर्क, बिकॉज चेंज ऑफ पोटेंशियल हुआ नहीं कोई। यहाँ भी 0 पोटेंशियल और यहाँ भी 0 पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ, पाथ से कोई मतलब नहीं कि आपने कौन सी ट्रेजेक्टरी चूज की, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना होता है कि आपने कहां से स्टार्ट किया था और कहां पर एंड किया है। 0 पोटेंशियल से स्टार्ट किया, 0 पोटेंशियल पर खत्म कर दिया, चेंज ऑफ पोटेंशियल 0, वर्क डन 0। इसके अलावा
इसमें अगर आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल और एक्स के बीच में किस तरीके से ग्राफ बनेंगे, तो एक बार फिर से देखो आप, प्लस 4q वाला पॉइंट a,0 पर है, तो जहां पर भी चार्जेस प्रेजेंट है वहां पर इनफाइनाइट पोटेंशियल दिखाएंगे। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो a,0 पर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी दिखाएगी। जो भी पॉइंट आपका a,0 है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी प्लस 4q जो कि a,0 पर है, इसके स्लाइटली राइट साइड पर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी दिखाएंगे, और जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती जाएगी, बिकॉज आर इन्फिनिटी पोटेंशियल 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट वैल्यू से स्टार्ट करके और टुवर्ड्स 0 वैल्यू जाएंगे। और जरा यहाँ पर देखो, जहां पर माइनस कैपिटल क्यू चार्ज है, माइनस क्यू विच इज माइनस a,0, यहाँ पर कैसा ग्राफ बनेगा, तो अगेन माइनस a,0 वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट दिखाएंगे, बट नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए हम माइनस इनफाइनाइट दिखाएंगे। तो ये इस तरफ हम माइनस इनफिनिटी दिखाएंगे। उसके आगे का ग्राफ कैसे होगा, देखो आप, इस माइनस a,0 के जब आप लेफ्ट साइड पर जाओगे, माइनस a,0 की लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो माइनस 5a/3,0 वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, यानी माइनस इनफिनिटी से हम 0 की तरफ जाएंगे, और जहां पर ये वैल्यू 0 हो रही है ये वही कोऑर्डिनेट है जो माइनस 5a/3 है। यहाँ हो गया 0 पोटेंशियल। इसके बियॉन्ड जाने पर पोटेंशियल कैसा होगा, इस पॉइंट के बियॉन्ड जाएंगे, क्या अभी भी नेगेटिव पोटेंशियल दिखाएंगे या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाओगे आप? यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल हम ऑलरेडी नेगेटिव दिखा चुके हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0। 4q वाला डोमिनेट होगा आगे से। हाँ, तो 0 के मतलब माइनस से 0 आए हो आप, नेगेटिव वैल्यू से 0 वैल्यू हो गई, तो अब 0 के बाद पॉजिटिव वैल्यू पे जाएंगे, यानी इसके बाद आप पोटेंशियल को पॉजिटिव दिखाएंगे। लेकिन जब दोबारा इन्फिनिटी पर पहुंचेंगे, फिर से वापस जब इन्फिनिटी पर आएंगे तो पोटेंशियल वापस 0 हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को डिराइव करते वक्त ये तो ऑलरेडी मान लिया गया था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 होगा। तो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 देन पॉजिटिव वैल्यू, बट इन्फिनिटी पर जाकर के फिर से 0, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ उठेगा, राइज करेगा, पॉजिटिव होगा, मैक्सिमा आएगा। पॉजिटिव होगा, हाँ मैक्सिमा आएगा, और उसके बाद ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाकर के वापस 0 हो जाएगा। फिर से जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये ग्राफ राइज करके मैक्सिमा अटेन करके और वापस 0 की तरफ आ जाएगा। अब माइनस a,0 के राइट साइड चलेगा तो हम माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, और जब इसके राइट साइड जाएंगे तो एक बार फिर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो रही है, अब की बार माइनस 9a/15 पर 0 हो रही है। तो यहाँ पर हम 0 पोटेंशियल को क्रॉस करेंगे, ये वाला पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 दिखा रहे हैं ये माइनस 9a/15 वाला पॉइंट, और इस 0 के बाद a,0 तक जाते आते हमारा पोटेंशियल फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। सो 0 से इनफाइनाइट। तो यहाँ से इस ग्राफ को वापस इंक्रीज करेंगे और टुवर्ड्स इन्फिनिटी लेकर के जाएंगे। कुछ ये ग्राफ बनेगा इसमें पोटेंशियल। अब ये जो पॉइंट्स है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे, ये जो पॉइंट्स हैं, ये डॉटेड लाइंस जो मैंने बनाई है, ये तो a और माइनस a पर बनाई है। ये लाइन a पर है, ये लाइन माइनस a पर है। ये पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 है, ये वो पॉइंट है माइनस 9a/15 वाला, माइनस 9a/15 यहाँ पर है, और माइनस 25a/15 या फिर माइनस 5a/3 वो ये वाला पॉइंट है। अब आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछ सकते हैं, ये जो पॉइंट जहां पर आप मैक्सिमा देख रहे हो, ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट पर मिलेगा, कहां पर ये चीज मैक्सिमम होगी।
ये कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे सर इसको डिफरेंशिएट कर। डिफरेंशिएट नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं आपके सामने, ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ के ऊपर सारी चीजें डिस्कस की जाती है। मतलब ग्राफ देख करके मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आइडेंटिफाई दिस पॉइंट, आइडेंटिफाई दिस पॉइंट, आइडेंटिफाई दिस पॉइंट जहां पर मैक्सिमा हो रहा है इसका। सर वहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0। देखिए अगर ये पॉइंट मैक्सिमा है तो किसी भी ग्राफ का जो मैक्सिमा पॉइंट होगा, आप जरा नोटिस करो, कोई भी ग्राफ अगर आप मैक्सिमा पॉइंट पर ले रहे हो तो मैक्सिमा के जस्ट पहले और मैक्सिमा के जस्ट बाद क्या पोटेंशियल्स लगभग बराबर नहीं होंगे? अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इससे हल्का सा राइट साइड और इससे हल्का सा लेफ्ट साइड पे आ जाओ, राइट और लेफ्ट, क्या इन दोनों पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल्स नहीं मिल जाएंगी? यस सर। यस सर। और अगर दो पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल्स मिल रहे हैं, दो पॉइंट्स जो काफी कम डिस्टेंस पे हैं और उनपे सेम पोटेंशियल्स हैं, तो क्या ये नहीं कह सकते कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? यस सर। है ना? और अभी आप में से किसी ने कहा था कि E इक्वल टू माइनस dV/dr, जिन्होंने शायद पहले से पढ़ा है उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ dV/dr। तो अगर पोटेंशियल का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू पर है तो कैलकुलस कहता है कि इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, dV/dr 0 आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जहां पर भी पोटेंशियल का ग्राफ आप मैक्सिमम देख रहे हो या मिनिमम देख रहे हो, इस पॉइंट का फिजिकल मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये कहा नहीं था कि अगर आप दो अनइक्वल चार्जेस पुट करते हो तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े चार्ज की तरफ मिलती है या छोटे चार्ज की तरफ मिलती है? छोटे चार्ज की तरफ। छोटे छोटे। हाँ, तो माइनस क्यू के इस तरफ को ये पॉइंट मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब वो भी आप आइडेंटिफाई करो, माइनस क्यू की लेफ्ट साइड पर ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी? तो वो निकालने के लिए हम ये मान ले रहे हैं कि माइनस क्यू चार्ज से मतलब इसके लेफ्ट साइड कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये निकालने के लिए आप माइनस क्यू से कुछ r डिस्टेंस जाओ। तो इस माइनस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के कैपिटल Q बाय r स्क्वायर होगा, बिकॉज हम लोगों ने यही से r डिस्टेंस लिया है। और उस पॉइंट पर प्लस 4Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड K इंटू 4Q डिवाइडेड बाय, अगर हम माइनस Q से r डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो 4Q वाले चार्ज से हमारा टोटल डिस्टेंस बनेगा 2a प्लस r का। क्योंकि इस तरफ अगर हम कोई पॉइंट चूज करेंगे तो माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और अगर उनके मैग्नीट्यूड बराबर आ जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इनको कंपेयर करके देखो आर की क्या वैल्यू बन रही है। सर 3a आ रहा है। 3a -3। नहीं यार, मेरे ख्याल से a आएगा, मतलब इससे तो a डिस्टेंस रह जाएंगे ना। मेरे ख्याल से इस वाले चार्ज से आप a डिस्टेंस पे जाओगे। साहब ने ओरिजिन से r लिया था तो r माइनस, तो उससे 3a। एनीवे मतलब कि माइनस क्यू चार्ज से तो इधर, अच्छा ये 2a है। इससे मैं बोला, इससे आपका r कितना आएगा भाई? 2a 2a या इससे तो 2 माइनस है। 2a/3। मतलब माइनस क्यू से 2a डिस्टेंस लेफ्ट जाने पर, तो माइनस क्यू से 2a लेफ्ट जाने का मतलब ओरिजिन से 3a डिस्टेंस पे आ गए, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपका माइनस 3a,0 है। तो माइनस 3a,0 जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, उसका फिजिकल मतलब ये है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और ये वो दो पॉइंट्स है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ रही है। एक पॉइंट आपका -9a/15 है और एक पॉइंट हमारा -5a/3 है।
लिया इसको? Yes, sir. बढ़े आगे? यस सर। Yes, sir. और बड़ी खटपट हो रही है। क्वाइन चार्जेस को निकालने के बाद अब आप अगर रिंग वगैरह की पोटेंशियल निकालते हो, क्या आंसर्स बनेंगे? पोटेंशियल बाय रिंग निकालना होगा। प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर और पोटेंशियल फाइंड करना है इस रिंग की एक्सिस पर। कैसे करेंगे यार? अगर हम कुछ डिस्टेंस मान लें, यहाँ पर जेड डिस्टेंस मान लेते हैं और रिंग का रेडियस वगैरह कुछ आर हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल को डिराइव करने के लिए क्वाइन चार्ज वाला ही हेल्प लेंगे। क्वाइन चार्ज के पोटेंशियल के फॉर्मूले का ही हेल्प लेंगे। क्या रिंग पर कोई एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर ले अपना, रिंग पर कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट dq चूज कर लें और इस dq से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर करके। पोटेंशियल dq की वजह से यहाँ पर निकालोगे dv के कैपिटल Q की जगह पर हम dq यूज करेंगे और डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और कोई डायरेक्शन नहीं है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा ये, यानी कि टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर ले। और इसमें भी इंटीग्रेशन में वेरिएबल सिर्फ हमारे लिए dq है, तो जब सिर्फ dq ही वेरिएबल है तो बाकी सबको बाहर ले आओ, k बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाहर लाओ। और अगर dq इंटीग्रेट होगा इसका मतलब इसके सारे डिफरेंशियल चार्जेस को ऐड करना होगा। dq इंटीग्रेट करने का मतलब जितने भी छोटे छोटे चार्जेस बनेंगे इन सबको ऐड कर दे इसमें, तो वो पूरे तरीके से रिंग का टोटल चार्ज बन जाएगा k इंटू कैपिटल Q बाई ये वैल्यू। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें ना एक पॉइंट समझना, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है, क्या इसके डेरिवेशन को करते वक्त मुझे इस बात की कोई जरूरत पड़ी कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? No, sir. No, sir. कहाँ पर कैसे आपको लग रहा है कि जरूरत नहीं पड़ी है इसमें? डिस्टेंस सेम है सबका, आप समझ। डिस्टेंस में, और वैसे भी आप dq इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब ही हो गया सम ऑफ चार्जेस, मतलब कि टोटल चार्ज ऑफ रिंग। तो अल्टीमेटली हमारा कंसर्न इस बात से है कि इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है, इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का रोल इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कोई भी रोल नहीं है पोटेंशियल को फाइंड आउट करने में। चाहे आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों ही कंडीशंस में पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय रूट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। In both cases, if Q is uniformly distributed as well as if Q is non-uniformly distributed, पोटेंशियल का फॉर्मूला रिंग के केस में दोनों जगह एक ही होगा। बट इसके प्रीवियस केस में लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव किया था और उसको लिखा था k कैपिटल Q इनटू z अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो इसके बारे में लिमिटेशन लगाई थी कि ये तब काम करता है जब कैपिटल Q यूनिफॉर्मली पूरे सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो या कैपिटल Q स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करके सरकमफ्रेंस पर आप सिमेट्रिकली रख दें। इसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिफॉर्मिटी कंपलसरी है, इसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए सेम आंसर्स आएंगे, k कैपिटल Q बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर आप z इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो इसके सेंटर पॉइंट पर निकाल सकते हो। पोटेंशियल एट द सेंटर पॉइंट विल बी k टाइम्स कैपिटल Q बाय r, z इक्वल टू 0 पुट करके।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करो, और ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। दो रिंग्स हैं, रिंग 1 रिंग 2, इसका चार्ज Q1 दे रखा है, इसका चार्ज Q2, रेडियस दोनों की आइडेंटिकल है, कैपिटल R दोनों का सेम रेडियस है, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, दोनों रिंग्स की सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस D दे रखा है, और कोई पॉइंट चार्ज Q है, उसको सेंटर C1 से सेंटर C2 तक लेके जाना है। अब पॉइंट चार्ज स्मॉल q, उसको मूव करना है फ्रॉम C1 टू C2। वर्क बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कितना होगा यहाँ पर? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इफ a point charge small q is moved from the center C1 to the center C2. Sir, KQ1 upon R square plus D square minus KQ2 upon R square plus D square. बालक थोड़ा सा गलती हो रहा है, बता रहा हूँ, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। मतलब अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो तो कॉमन क्वेश्चंस ही कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आते रहते हैं। इसमें एक जो आपने किया है ना वो सही है, मेरे ख्याल से आपके माइंड में प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा गलती ये है, इसमें पहले न्यूट्रल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकाले बच्चा? सर पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस दोनों पॉइंट्स में, दोनों उनकी वजह से, रिंग्स की वजह से। मैं थोड़ा, हाँ ठीक है, हम लोग सिंपल करते हैं यार। तो सिंपल क्या है, आप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल को भी हम लोगों ने बताया था कि पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जब ये चार्ज सेंटर C1 पे रहा होगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट C1, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लगाओ, तो ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट C1 बाय डेफिनेशन। जब यही चार्ज सेंटर C2 पर पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी एट C2 चार्ज Q इनटू पोटेंशियल एट C2, और पोटेंशियल एट C1 भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एट C2 भी निकाल सकते हो। कैसे? इस पॉइंट पर जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो दो पोटेंशियल्स आएंगे यहाँ पर, एक इस रिंग के अपने चार्ज की वजह से। क्या कहा गया था भाई आपको कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय V लिखोगे तो हमने क्या लिखा था वहां पर कि ये पोटेंशियल बाय ऑल द अदर चार्जेस होगा, जिसको आप मूव कर रहे हो उसके अलावा बाकी के जितने भी चार्ज है उनका पोटेंशियल काउंट करो। सर KQ1 अपॉन R प्लस KQ2 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस KQ2 अपॉन R प्लस KQ1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब सही है, इसमें टोटल 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 स्मॉल q, तो जिसको आप मूव कर रहे हो उसके अलावा ये दो चार्ज है, इन दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल C1 पे निकालेंगे। तो पहले Q1 की वजह से सेंटर C1 पर निकालेंगे और सेंटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको लिखेंगे KQ1 डिवाइडेड बाय R, और Q2 की वजह से भी C1 पर पोटेंशियल होगा, बट ये पॉइंट इस वाले रिंग के एक्सिस पर है तो इसमें ये एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे K टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ऐसे ही स्मॉल q इंटू, नाउ जब हम पॉइंट C2 पर आएंगे तो यहाँ पर भी स्मॉल q के अलावा अदर चार्जेस ये दो हैं, दोनों का पोटेंशियल इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। Q2 का पोटेंशियल इस पॉइंट पर सेंटर वाले फॉर्मूले से, और Q1 चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पर एक्सेस वाले फॉर्मूले से। ये रिजल्ट बना। और जब पोटेंशियल एनर्जीज आ गई और वर्क बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछा गया है कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी लगा करके, आप ये कहोगे कि दैट वर्क बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी नेगेटिव टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज माइनस टाइम्स
final potential energy, that is potential energy at a point C2 minus a potential energy at the point C1. और ये दोनों ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये लगा करके अपना आंसर निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ने कितना वर्क किया होगा। पॉइंट आया समझ में ये चीज? यस सर। यस सर। ये जो दोनों, हाँ थैंक यू जी, इसको पैरेलल में चलाने का रीजन मेरा ये है कि पोटेंशियल जो आप पढ़ रहे हो ना, अभी आपको कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है कि आपको पोटेंशियल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं। पोटेंशियल की एक्सप्रेशंस पढ़ाने का पर्पस सिर्फ ये है कि विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल वी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एंड वी कैन आल्सो फाइंड द वर्क डन एंड देन वी कैन कनेक्ट दिस वर्क विद द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर यही क्वेश्चन आपसे कह दिया जाता कि यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है और इसको मास m है और इसको कुछ वेलोसिटी दी गई है v0, तो ये चार्ज दूसरे सेंटर पर कितनी वेलोसिटी से जाएगा, यहाँ पर क्या वेलोसिटी आएगी, क्योंकि हमें जिन क्वेश्चंस की तरफ फाइनली मूव करना है वो आएंगे इंटीग्रेटेड कांसेप्ट्स के क्वेश्चंस। आपको बोर्ड का एग्जाम देना होता है तो डेरिवेशंस पूछते हैं कि बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, लेकिन हमें उनकी एप्लीकेशन पार्ट पे जाना है। तो जितने भी आप पोटेंशियल पढ़ रहे हो उनका पर्पस ये है कि पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी निकाला जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी से हम वर्क निकाल सकते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके ड्यूरिंग मोशन चार्ज पार्टिकल का चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। मतलब ये जो वर्क कैलकुलेट करेंगे फोर्स बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड का, इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क, इसी को आप फर्दर मैकेनिक्स में अगर और आगे इंप्लीमेंट करेंगे तो यही वर्क इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इससे फिर आप ये निकाल सकते हो कि जब C2 पॉइंट पर जाएंगे तो चार्ज में कितनी स्पीड होगी। इसी नजर से देखो आप, मैं फिर बोल रहा हूं, आप इस नजर से मत देखो कि आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया जा रहा है, नहीं, उसकी जरूरत बताई जा रही है। पोटेंशियल के फॉर्मूले की जरूरत है एनर्जी के लिए और एनर्जी की जरूरत है स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। नोट करिए सर। कुछ पूछ रहे थे सर, वर्क डन निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी एट C1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट C2 कर देंगे? नहीं, किसका वर्क निकालना है ये भी देखो ना, वर्क निकालना किसका है, कौन सी फोर्स का। क्वेश्चन था वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव है, आगे माइनस साइन भी लगाओगे। नहीं, इसीलिए तो सर C1 माइनस C2 कर दिया ना, तो वो नेगेटिव। हाँ ठीक है, मतलब इस माइनस को एडजस्ट करके आप कह रहे हो कि C1 की पोटेंशियल एनर्जी में से C2 वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दें। जी सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। सर आगे जाके शायद कैंसिल हो रहा है ये। कहाँ कैंसिल हो रहा है? हो ही नहीं सकता कैंसिल। यहाँ पर Q1 का टर्म है, यहाँ Q2 का टर्म है, यहाँ Q1 का टर्म है, कैंसिल आउट होगा ही नहीं कभी ये। नहीं होगा। हाँ, कैंसिल आउट तब करते हैं जब दोनों के सिमिलर चार्ज ले लेते हैं आप, ठीक है नहीं? सर ये जरूरी है इसमें कि ये C2 तक पहुंचेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल। यही बच्चा, यही इसीलिए बोल रहा हूँ, यही सब क्वेश्चंस हैं, तभी तो मैंने आपसे कहा कि बाद वाली स्पीड निकालो। अब ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जो बाद वाली स्पीड है वो एक इमेजिनरी नंबर आ जाए, बिकॉज हो सकता है कि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए v² की, जो कि मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 so that the particle can reach up to the center point C2। ये होंगे आपने इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी अगर लास्ट ईयर में प्रैक्टिस की होगी तो। यस सर, फिर वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी वो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो अल्टीमेटली एम तो आपका क्या हुआ कि इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी ही, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं दे रहा कोई आपको, पोटेंशियल एनर्जी की जगह फॉर्मूला पोटेंशियल का पढ़ रहे हो।
क्योंकि पोटेंशियल पता होगा तो Q से मल्टीप्लाई करके हम पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे, इसके आज फॉर्मूले बन जाने दो, फिर इसके एप्लीकेशन पे करेंगे, लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस, मोमेंटम के क्वेश्चंस, इसके ऊपर कई सारे हैं, मतलब मैकेनिक्स का इन्वॉल्विंग। आगे एक क्वेश्चन और पूछेंगे इसमें, देखो एक और क्वेश्चन है। हम लोगों ने यहाँ पर एक रिंग बनाई इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स वाई प्लेन पर एक रिंग है, और इस रिंग के ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के हैं। यूनिफॉर्म डेंसिटी के चार्ज नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के। एक्स एक्सिस से जब हम थीटा एंगल पे जा रहे हैं तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी कि पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ एट थीटा एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इसका आपको एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, इट इज लैम्डा नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा नॉट कॉस ऑफ थीटा, जिसमें लैम्डा नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और एंगल थीटा बदलता रहेगा। एंगल थीटा हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। अब आप बताओ इसकी एक्सिस पर z डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू बनेगी और पोटेंशियल की क्या वैल्यू बनेगी। रेडियस इसका r है, एक्सिस वाले पॉइंट पर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ये सब कुछ बताना है। तो पोटेंशियल को मैं फिर बोल रहा हूँ, पोटेंशियल आप स्मार्टली कैलकुलेट करें। देखो आपको पोटेंशियल कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है पीछे कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है रिंग के केस में, पोटेंशियल का फॉर्मूला वो हमेशा ही K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो भले हमने चार्ज डेंसिटी वेरिएबल रखी हुई है, उसके बावजूद भी यही वाला फॉर्मूला काम करेगा पोटेंशियल के लिए। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला काम नहीं करेगा बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के हिसाब से बदलता है। स्टिल पोटेंशियल बाय दिस रिंग एट दिस पॉइंट सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। मतलब आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि इसका टोटल चार्ज कितना होगा, सिर्फ ये निकालना है इस रिंग में टोटल कितना चार्ज होगा। टोटल चार्ज मिल जाए रिंग का, इससे कोई मतलब नहीं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और टोटल चार्ज कैसे मिलेगा वो भी देखो। चार्ज पर यूनिट लेंथ थीटा का फंक्शन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कहां पर ये पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे आपको, किन क्वाड्रेंट्स में रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और किन क्वाड्रेंट्स में रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कॉस ऑफ थीटा सर पहले और चौथे में सर पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी दोनों पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। यस सर। और बाकी के दो क्वाड्रेंट्स में ये रिंग नेगेटिवली चार्ज है। तो पोटेंशियल जीरो चार्ज कितना होगा इसका फिर? सर टोटल चार्ज जीरो तो जीरो हो जाए। पोटेंशियल जीरो है। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाओगे तो कई जगहों पर अपना टाइम बचा सकते हो। जरूरी नहीं है कि फंक्शन देखा नहीं कि चालू होगा इंटीग्रेट करना। थोड़ा सा स्मार्टली भी सोच सकते हो यार कि टोटल चार्ज जब जीरो है, कॉस थीटा का फंक्शन है, कॉस थीटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में प्लस माइनस में बदलता रहेगा। टोटल चार्ज जीरो आ गया, पोटेंशियल की वैल्यू डायरेक्टली जीरो होगी। अब बात करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्शन भी आप स्मार्टली निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशन किए हुए। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन बनेगा। थोड़ा सा स्मार्टली, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप देखो ऑब्जेक्टिव पेपर को डील करने जा रहे हो, ऑप्शन चूज करना होता है। अगर आप हर एक चीज कैलकुलेट करके देखोगे तो पूरा पेपर भी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे।
माइनस आई कैप के अलॉन्ग होगा। हाँ हाँ, सर, हाँ सर। बिल्कुल, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर के जितने भी डाइपोल की पॉजिटिव तरह। चार्ज होंगे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इधर के जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये कुछ इस तरफ जाएगी, और इधर के जितने नेगेटिव चार्ज है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। सिमेट्री के हिसाब से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? माइनस आई का। माइनस आई। तो क्वेश्चन पेपर में ना मैं फिर बोलूंगा, देखो ऑब्जेक्टिव पेपर को हैंडल करने के लिए एक अलग अप्रोच चाहिए होती है। जरूरी नहीं है कि हम ऑप्शन चूज करें, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट भी करने होंगे। डायरेक्शन के लिए किसी मैथ्स की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल के लिए किसी मैथ की जरूरत नहीं है, ये दोनों डायरेक्ट मिल रहे हैं आपको। तो एक बार डायरेक्शन बता दी थी, नेट चला गया था। डायरेक्शन इससे बता रहे हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है इन पॉजिटिव, यहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज रखो ना, डायरेक्शन जब भी निकालना हो तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, राइट वाला पॉजिटिव रिंग उसको रिपेल करेगा और लेफ्ट वाला नेगेटिव रिंग उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, दोनों का रिजल्टेंट बन के जाएगा लेफ्ट साइड पर। ओके सर। डायरेक्शंस के लिए जब भी कंफ्यूजन हो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख करके फोर्स की डायरेक्शन लिख लो। अब फाइनली मतलब काफी हद तक चांसेस ये बनते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स में इतने से हमारे ऑप्शंस मिल जाएं, बट फिर भी अगर नहीं मिल रहे, ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, तो फिर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और वो कैसे कैलकुलेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे, यहाँ पर एक डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट चूज कर लेंगे, डी थीटा वाला पोर्शन, इसको डी क्यू मान करके डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाल लेंगे। तो डी क्यू कितना होगा अगर हम कैलकुलेट करें, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी, ये सब कुछ अगर कैलकुलेट करने को दिया जाए, तो डी क्यू निकालने के लिए अगर हम डी थीटा एंगल का एलिमेंट चूज कर रहे हैं तो लेंथ बन जाएगी r मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। पर यूनिट लेंथ का चार्ज हमको पता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ये टोटल चार्ज हो गया जो यहाँ पर डी क्यू के फॉर्म में होगा। और इस डी क्यू चार्ज से ये पॉइंट कितने दूर है, फ्रॉम दिस डी क्यू चार्ज अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालने को दिया जाए आपको, तो अगर ये z डिस्टेंस है, रेडियस r है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो k dq डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये डायरेक्शन बनेगा dE का। तो क्या मुझे dE इंटीग्रेट करना पड़ेगा या dE का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटीग्रेट करना होगा, ये जानते हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल डायरेक्शन ये आ रहा है। लॉजिकली जब ये आपने पता कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, तो पूरा dE इंटीग्रेट करें या dE का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट करें जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है? सर सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट। और उसके लिए यहाँ पर कोई बीटा एंगल मानेंगे, तो ये एंगल भी बीटा बन जाएगा, कॉस बीटा वाला कंपोनेंट y पे, साइन बीटा वाला कंपोनेंट इधर आएगा, और साइन ऑफ बीटा जब यहाँ पर निकालेंगे तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये एंगल 90 बनेगा यहाँ पर। सर r upon under root r square plus। हाँ, तो साइन ऑफ बीटा विल बी दिस लेंथ r डिवाइडेड बाय ये जो स्लैंटेड लेंथ देख रहे हो, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर 3/2 बन जाएगी और ऊपर एक r और आ जाएगा, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब उसमें एंगल थीटा की लिमिट 0 से पूरा 2 पाई तक, जीरो से पाई, सॉरी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज आपका 0 से पाई होगा, 0 से पाई भी नहीं इनफैक्ट, क्योंकि जो एंगल थीटा लिया है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया है, तो यहाँ से π/2 एंगल इधर की तरफ और π/2 दूसरी तरफ, तो -π/2 से +π/2, ये इस पॉजिटिव पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, और नेगेटिव पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें डबल मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट दोनों के ऐड हो रहे होंगे।
अब इसको इवेल्युएट करके देख लो कितना बनता है आंसर। सर इसका कंपोनेंट लिया है किसका कंपोनेंट बचा? सर इसी डी का इस तरफ। मैं देखो फिर से लिख दे रहा हूँ, फिर से एक बार समझा दे। डी को लिखने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे? के, यहाँ का चार्ज, चार्ज निकालने के लिए इसकी लेंथ इनटू लैम्डा, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ठीक है, यहाँ तक सही है? यस सर। अब इसका कंपोनेंट, अब इसके आगे कंपोनेंट, तो ये बीटा एंगल है, यहाँ भी बीटा बन जाएगा, तो कॉस बीटा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, साइन बीटा वाला इधर आएगा, तो इसमें हम साइन बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन बीटा की वैल्यू है कितनी? आर साइन बीटा प्लस आर स्क्वायर, आर अपॉन ये चीज है, वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें आर मल्टीप्लाई साइन बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे ये आर स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर ये पावर 3/2 बन जाएगी। मतलब कंपोनेंट यूज हो गया। यस सर। यस सर। अब इसकी इंटीग्रेट करेंगे, थीटा एंगल क्योंकि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रखा था, तो इससे π/2 एंगल यहाँ तक जाएंगे, तो π/2 की लिमिट एक तरफ और माइनस π/2 दूसरी तरफ जाएंगे। इससे हाफ रिंग की इधर वाली कंपोनेंट आई, हाफ रिंग का लेफ्ट कंपोनेंट, और दूसरे वाले हाफ रिंग से भी सेम डायरेक्शन में इतना ही कंपोनेंट आएगा। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको कह दिया कि ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है? अभी भी डाउट है? सर वो साइन बीटा वाला एक बार बता दीजिए बस फिर से, आपने कैसे किया? साइन बीटा वाला, साइन बीटा वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर। अलग से लिख दे रहे। अच्छा देखो यहाँ पर ये आर हटा देना, ये भी हटा देना। देखो क्या क्या किया वो बताया। ये जो टर्म आप देख रहे हो न्यूमरेटर में, ये चीज किसकी वैल्यू है? पहले एक एक करके बताओ, ये किसकी वैल्यू निकाली है? डी क्यू, के इंटू डी क्यू, और डिनोमिनेटर में हमने आर स्क्वायर रखा है, तो इससे हमने पूरा क्या निकाला अभी? ये किस चीज की वैल्यू आई हुई है? इसकी, डी की। अब इसके आगे आप इसमें साइन बीटा मल्टीप्लाई करोगे, अलग से लिख दे रहे हैं, और साइन बीटा आप अलग से देखना। साइन बीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल चूज कर रहे हैं, बोर्ड पे नजर रखिएगा। एक ये डिस्टेंस जो कि z है, अलग से ड्रॉ कर दे रहे। एक ये डिस्टेंस जो कि r है, और एक ये वाली डिस्टेंस जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये एंगल बीटा कहाँ है, और ये एंगल 90 डिग्री। ये लाइन सर्कल का एक्सिस है और ये लाइन सर्कल की रेडियस है, रेडियस और एक्सिस के बीच में हमेशा 90 रहेगी। तो साइन ऑफ बीटा की वैल्यू यहाँ पर जब रिप्लेस करोगे, अब बताओ अब क्लियर है? जब ये चीज यहाँ लाएंगे, जी सर समझ कर लेंगे इसको आगे। सर एक cos थीटा भी शायद लेना चाहिए ना, क्योंकि फिर उसका जब कंपोनेंट लेंगे तो ई पर ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि तो उससे एक एंगल पे रहेगा। किससे? सर डी का कंपोनेंट अगर लेते हैं साइन बीटा, तो वो ई से एंगल पे रहेगा ना कुछ। नहीं, किस लाइन के साथ एंगल पर रहेगा मतलब ये तो बताओ। मतलब जेड वाले के साथ, या फिर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है इसके साथ, या फिर किसके साथ? सर जो रिजल्टेंट है उससे एंगल पे रहेगा बोल रहे थे सर। जो माइनस आई कैप के अलॉन्ग है सर, उससे एंगल पे रहेगा, क्योंकि डी का कंपोनेंट लेंगे तो, क्योंकि वो थीटा एंगल से मतलब ले रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, सर मतलब बोल रहा हूँ, अगर एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट लेते और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो फिर लेते, अगर साइन बीटा तो ठीक था।
लेकिन सर ये कुछ एंगल पर है तो दिक्कत होगी। अच्छा ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, रुको आपको ना मैं एक और चीज तरीके से दिखाता हूँ। चलो और इसको ना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सेंटर पॉइंट, ये लाइन वाई एक्सिस हो गया और ये लाइन हमारे लिए एक्स एक्सिस हो गई। एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यस और नो करते रहना था दिक्कत हो तो। पहले हम लोगों ने यहाँ पर डी क्यू चूज किया, उसका एंगल लिया यहाँ से थीटा और फर्दर डी थीटा। तो पहले स्टेप पर हमने डी क्यू कैलकुलेट किया, वो लिखा लैम्डा नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ। ये ठीक है, एक एक स्टेप बताते हैं। यस सर। ओके, अब आप ये भी बताओ यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखाते हैं। ये डिस्टेंस अगर आर है, थीटा एंगल पर गए हो, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालें परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो एक्स कोऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा और जेड कोऑर्डिनेट 0। यहाँ भी ठीक है? यस सर। ठीक, और जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0,0, z। ये भी ठीक है यहाँ तक? यस सर। सर पिछले वाले में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग ने -π/2 से π/2 में इंटीग्रेट करा है, तो वो जो एंगल जो बन रहा है बच्चा वो actually हाँ चला अलग जाएगा। अलग लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे उसको, कोई बात नहीं, होता है भाई। तो इसीलिए अब इसको और डिटेल में लेके चल रहे हैं, एक एक स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके। पहला स्टेप डी क्यू समझ आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके कोऑर्डिनेट। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपना कोई एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं और हम इस डी क्यू और टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे वेक्टर के फॉर्म में। तो जो मेरा फोर्स है उसका फॉर्मूला था के, अभी हम इसको डायरेक्ट कुछ लिखेंगे, डी क्यू, इसको क्यू टी कर रहे हैं, मतलब क्यू टी का मतलब टेस्ट चार्ज, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय। अब जरा याद करें, जब कूलम्बिक लॉ को वेक्टर फॉर्म में लगाते हो, कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, तो उसमें डिस्टेंस का क्यूब लिखते थे हम लोग। तो डिस्टेंस जब निकालेंगे ना, ये डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, तो ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा, उसका क्यूब तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। और जब कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज किया था कि फोर्स बिटवीन 1 और 2 को जब वेक्टर के फॉर्म में निकालना था, तो फॉर्मूला ये था के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आर क्यूब लिखा था। और अगर आप फोर्स ऑन 1 निकालते हो बाय 2 निकालते हो, तो ये भी कहा गया था यहाँ पर, ये पहले वाले लेक्चर में था, फोर्स ऑन 1/2 निकालने के लिए पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2 करते थे। अंकुर याद है ये चीज? तो यहाँ पर इस हिसाब से क्या लिखेंगे, देखो अब इसका कंप्लीट आंसर चाहने के लिए, तो हम फोर्स स्मॉल क्यू पर निकाल रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसकी पोजीशन माइनस इसकी पोजीशन, तो 0 माइनस आर कॉस थीटा आई कैप, 0 माइनस आर साइन थीटा जे कैप, और z माइनस 0 के कैप। ये फोर्स आ गया। अब अगर हम इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो हम यहाँ से टेस्ट चार्ज को रिमूव कर लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये बन गया मेरे लिए डी। यहाँ तक ठीक है? तो बताओ आगे और अगला स्टेप बताएं भाई, अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। यस ठीक है। अब हम यहाँ डी क्यू की वैल्यू ला सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू लिया, डी क्यू की वैल्यू लाएंगे तो ये बना लैम्डा नॉट आर
cos थीटा डी थीटा है, डी की वैल्यू आ गई। अब एक काम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट्स क्या रखोगे, फ्रॉम -π/2 टू +π/2। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सही है? यस सर। लिमिट्स -π/2 से +π/2 ही क्यों रखी है? क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अभी, जो रिंग का पॉजिटिव पार्ट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अभी, और पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बिकॉज लैम्डा cos थीटा का फंक्शन है, और cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव हो सकता है, और एंगल थीटा हमने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से लिया हुआ है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज π/2 जाएंगे तो पहला क्वाड्रेंट खत्म होगा, और क्लॉकवाइज π/2 जाएंगे तो आपका चौथा क्वाड्रेंट आएगा। अभी ठीक है यहाँ पर, बोलो। यस सर। अब एक बात बताओ बच्चे, क्या रिजल्ट्स बनेंगे यहाँ पर? देखो, जो आंसर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? एक टर्म आपका आएगा cos थीटा इंटू cos थीटा वाला, cos स्क्वायर थीटा। एक टर्म आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा वाला। जो cos थीटा इंटू साइन थीटा वाला टर्म आएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा वाला टर्म, उसको हम साइन 2 थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। यस और साइन का फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि अगर आप -a से +a के बीच में किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें और वो फंक्शन एक ऑड फंक्शन होगा तो क्या वैल्यू बनती है इसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशंस में किसी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से +a के बीच में करो अगर आप, सर 0 होता है। 0। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो जे कैप वाला कंपोनेंट आएगा वो 0 आने वाला है, क्योंकि ये cos थीटा इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट बन करके sin 2 थीटा होगा, जो कि एक ऑड फंक्शन है, और लिमिट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्ट यूज हो सकती है, मतलब इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है उसको। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब हम टाइम खराब नहीं करेंगे इसको इंटीग्रेट करने में, लेकिन जो इंटीग्रेट करने वाली चीज होगी वो ये दोनों होंगे, ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे आई कैप वाले। यस क्या बनेगा रिजल्ट? यानी जिस चीज को आप इंटीग्रेट करने के लिए जाओगे वो ये होगा। इसमें से क्या क्या बाहर आ सकता है? वो के बाहर आएगा बाय r² + z² पावर 3/2 लैम्डा नॉट r, एक r यहाँ पर भी है, माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, यानी कि माइनस बाहर हो गया, और ये बचा cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और ये इंटीग्रेट होगा। इसमें एक और प्रॉपर्टी आप, ये तो प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम -π/2 टू +π/2 आई कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट बिना इंटीग्रेट किए प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से 0 कह सकते हैं, क्योंकि ऑड फंक्शन बनेगा तो जे कैप का साथ 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो z कंपोनेंट होगा उसके बारे में क्या कहोगे? क्या इसको इंटीग्रेट करें या रहने दें इसको z वाले को? उसका इंटीग्रेशन तो इजी है, मतलब cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेट करना। उसको भी आप लिख ही लो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो।
दिखेगा, तीसरा वाला कंपोनेंट। ठीक है जी। यस सर सही। लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसको भी इंटीग्रेट करके टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लॉजिकली जब आप इसका नेगेटिव वाला चार्ज कंसीडर करोगे, अभी तो पॉजिटिव वाला लिया है, अभी नेगेटिव वाला कंसीडर करेंगे, तो वो डायरेक्शन से इधर की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ। यस सर हाँ ठीक। तो इसको हम करेंगे नहीं इंटीग्रेट, क्योंकि जरूरत नहीं है, ये सिमेट्रिकली कैंसिल आउट होने वाली चीज है। यानी सिर्फ आपका ऊपर वाला आंसर ले आओ, यही इसका आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप वो जो पॉइंट रेज कर रहे थे वो ठीक था, ये cos थीटा उसमें और जा रहा है। अभी ये तो क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप इसमें सारा चला है, इसमें कोई कंपोनेंट्स का चक्कर नहीं पाला हमने, डायरेक्टली इसका वेक्टर फॉर्म यूज कर लिया, यस सर। है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें भी कोई डाउट अभी बना हुआ है। नो सर सही। ठीक है, बट आंसर ये नहीं है, इससे जो आंसर आएगा उसका डबल कर लीजिएगा, इससे जो आंसर आएगा उसका डबल इसलिए करना होगा, अभी एक हाफ बचा हुआ है। तो यहाँ से माइनस आई कैप तो डायरेक्शन हो गई, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको 2 टाइम्स करके पूरे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट निकाल देंगे। इसको इवेल्युएट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्री की वजह से कैंसिल हो रहा है, ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से कैंसिल हो रहा है, बचेगा सिर्फ ये रिजल्ट। ठीक है जी, बाकी चलो यार फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, रिस्क वगैरह का डिराइव करेंगे। सर सर जो पिछला तरीका था उसमें सिर्फ एक ही cos थीटा का टर्म है। हाँ, वो मेरे ख्याल से अंकुर सही बोल रहे थे कि वो जो cos थीटा है ना, वो ये है, क्योंकि थीटा एंगल हम ऑलरेडी है। मतलब ये एक्चुअली क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछली बार डीई दिखाई थी वो इस तरह दिखाई थी, तो वो जो डीई आप दिखा रहे हो ना, वो इस ट्रायंगल की प्लेन में है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की प्लेन में डीई है, और ये ट्रायंगल ऑलरेडी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर टिल्टेड है। तो उसका भी थीटा वो हाँ। cos थीटा करेंगे। ओके हाँ, तो मेरे हिसाब से वो मेथड जो है ना, क्योंकि उसको 3 डायमेंशन में विजुअलाइज करने में दिक्कत है, तो ज्यादा मेरे को सही अप्रोच यही लग रही है, क्योंकि इसमें वेक्टर्स की हेल्प ले ली गई है, तो इसमें कंपोनेंट करने नहीं पड़ रहे हैं आपको, ऑलरेडी वेक्टर के फॉर्मेट पहले से ही आ रहा आंसर। ये ज्यादा एप्रोप्रिएट मेथड है। सर मतलब एक cos थीटा zx वाले प्लेन से है जो कि ट्रायंगल का प्लेन है, और सॉरी मतलब जो थीटा से लिया गया है, और दूसरा cos थीटा माइनस आई कैप वाले से है, तभी 2 टर्म आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये जो बीटा लेके कर रहे थे ना, वाला cos है वो कैसे सुनो पता सुनो, है? बीटा का ही होगा। अगर आप बीटा वाले समझना चाहते हो, तो जो बीटा लेके हम कर रहे थे, उसमें जो डी साइन बीटा था वो इस लाइन के पैरेलल जाएगा, ये जो ट्रायंगल का बेस बना हुआ है। डी साइन बीटा जो कंपोनेंट देखोगे ना, वो एक्चुअली इस लाइन के पैरेलल बनेगा, और हमें उसका भी एक्स कंपोनेंट करना था। डी साइन बीटा के साथ फिर से एक बार एक्स कंपोनेंट करना होगा, तो थीटा का भी कंपोनेंट करेंगे यहाँ पर। प्रॉब्लम ये थी उसमें। तो ये जो लाइन ली थी, इस लाइन के अलावा डी साइन बीटा थे, उसका फिर थीटा एंगल पे जाएंगे, तो डी साइन बीटा और एक cos थीटा फिर मल्टीप्लाई। हाँ सर आ गए। यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये यूज कर लो, ज्यादा सही है भाई, आपको फिर बोला ये ज्यादा बेटर है कोऑर्डिनेट वाला। सर सर कल होगा डिस्कशन सर, जो पेपर हुआ था अभी संडे को? ये फ्राइडे की बात हुई है ना, कल तो आप लोग ये रख रहे 12 बजे तक क्लास है। हाँ सर उसके बाद सर रख लेते।
रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक। इवनिंग में रख लेंगे फिर 4 बजे के आसपास। जी सर। ठीक है, चलो जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir.